वह बंगाल की एक उमस भरी सुबह थी। साल था 1757। पर यह कोई साधारण सुबह नहीं थी। यह वह पल था जब एक निजी व्यापारिक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ने एक पूरे राष्ट्र का भाग्य तय करने का निर्णय लिया। रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में अंतिम पुष्टि आ चुकी थी। मीर जाफर, नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति, बिक चुका था। उसका दगा पक्का था। क्लाइव की छोटी सी फौज सामने खड़ी नवाब की विशाल सेना के आगे तिल मात्र थी। लेकिन क्लाइव ने सैन्य बल के बजाय षड्यंत्र पर दांव खेला था। प्लासी का मैदान सिर्फ एक युद्धस्थल नहीं था, यह भारत के सबसे बड़े कॉरपोरेट अधिग्रहण का उद्गम स्थल बनने जा रहा था। यह वह क्षण था जब छलकपट ने तलवार की धार को काट दिया। भारत के माथे पर गुलामी की पहली लकीर खींचने वाली थी। कहानी हजारों साल पहले शुरू होती है, उस विशाल उपमहाद्वीप पर जिसे आज हम भारत कहते हैं। यहाँ की भौगोलिक विविधता, उत्तर के बर्फीले हिमालय से लेकर दक्षिण के गर्म तटों तक, ने ही इस सभ्यता को आकार दिया। सबसे पहले उभरी सिंधु घाटी सभ्यता। सोचिए, आज से करीब 4500 साल पहले मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे शहर, जिनकी नगर योजना इतनी उन्नत थी कि आज के इंजीनियर्स भी दांतों तले उंगली दबा लें। पक्की ईंटें, सड़कों के ग्रिड और अद्भुत जल निकास प्रणाली, इनका व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला था। पर इनकी लिपि एक रहस्य बनी रही, और फिर अचानक यह सभ्यता पतन की गहराइयों में समा गई। इसके बाद वैदिक संस्कृति का उदय हुआ। यह सिर्फ पूजा पाठ नहीं था, यह दर्शन की क्रांति थी। यहीं से धर्म, कर्म और मोक्ष जैसे वो बुनियादी विचार निकले जो भारतीय मन की नींव बने। उपनिषदों ने जीवन के गहरे सवालों पर विचार करना सिखाया। मैं कौन हूँ? यह ब्रह्मांड क्या है जैसे सवाल उठे। संस्कृत ज्ञान की भाषा बन गई, जिसने सदियों तक इस सभ्यता के चिंतन को संजोया। समाज शुरुआती ढांचों में ढल रहा था, लेकिन इस युग ने भारत को उसकी आध्यात्मिक पहचान दी। फिर आया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का दौर। स्थापित ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती देने वाले दो महान प्रकाशपुंज उभरे, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी। इन संतों ने अहिंसा और त्याग के सिद्धांतों पर जोर दिया, जो रूढ़िवादी कर्मकांडों से अलग थे। उनका संदेश इतना शक्तिशाली था कि इसने सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया और मगध साम्राज्य के विस्तार के लिए राजनीतिक जमीन तैयार की। मगध रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, गंगा के मैदानों में समृद्ध संसाधनों से घिरा। लेकिन मगध की सत्ता को असली आकार दिया चाणक्य के कूटनीतिक दर्शन ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के मार्गदर्शन में सैन्य अभियान चलाए और उत्तरी भारत को एकजुट किया। एक मजबूत प्रशासनिक प्रणाली की नींव रखी गई, जिसने पहली बार एक बड़े भारतीय क्षेत्र को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया। चंद्रगुप्त के पोते अशोक ने साम्राज्य को चरम पर पहुंचाया। मगर कलिंग का क्रूर और रक्तरंजित युद्ध, उस जीत की कीमत अशोक की अंतरात्मा को चुकानी पड़ी। खून खराबा देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। उसने विजय की नीति छोड़कर धम्म, नैतिक जीवन शैली को अपनाया। उसके शिलालेख, जो पूरे उपमहाद्वीप में फैले हैं, मानो उसके पश्चाताप के दस्तावेज हों। यह इतिहास में पहला राज्य प्रायोजित नैतिक शासन था। मौर्यों की प्रशासनिक मशीनरी अविश्वसनीय थी। उनका गुप्तचर तंत्र बहुत ही कुशल था। व्यापारिक मार्ग सुरक्षित थे, अर्थव्यवस्था फल फूल रही थी। लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद सत्ता का केंद्रीकरण बिखरने लगा और राजनीतिक शक्ति का विखंडन हो गया। सदियों के विखंडन के बाद आया गुप्त काल। इसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। यह वह दौर था जब गणित और विज्ञान में अद्भुत प्रगति हुई, शून्य की अवधारणा और खगोल विज्ञान में बड़ी खोजें यहीं हुईं। साहित्य और कला अपने चरम पर थे। आर्थिक समृद्धि थी और धार्मिक सहिष्णुता का माहौल था।
भारतीय संस्कृति की शास्त्रीय परिभाषा इसी युग में गढ़ी गई। लेकिन स्थिरता हमेशा नहीं रहती। ऊनों के आक्रमण हुए और क्षेत्रीय राज्यों का गठन शुरू हुआ। भारत के समुद्री व्यापारिक संबंध दक्षिण पूर्व एशिया तक फैले थे। भारत बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो रहा था। 11वीं शताब्दी के बाद तुर्की सैन्य अभियानों ने भारत में प्रवेश किया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जिसमें गुलाम वंश भी शामिल था। नई प्रशासनिक शैलियां आईं, वास्तुकला में इंडो इस्लामिक संश्लेषण का जन्म हुआ और पहली बार हिंदू राज्यों के साथ बड़े संघर्ष हुए। इस राजनीतिक उथल-पुथल के बीच एक आध्यात्मिक प्रतिक्रिया उभरी, भक्ति आंदोलन। कबीर, नानक, मीराबाई जैसे संतों ने धार्मिक रूढ़िवादिता को चुनौती दी। उनका संदेश सीधा था, व्यक्तिगत प्रेमपूर्ण भक्ति ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। यह आंदोलन समुदायों के बीच एकता लाने वाला एक शक्तिशाली बल बना। 16वीं शताब्दी में बाबर ने मुगल शासन की स्थापना की। यह मध्यकालीन भारत की शक्ति का शिखर था। अकबर की समावेशी नीति ने साम्राज्य को मजबूत किया। राजस्व और प्रशासनिक प्रणालियां स्थापित हुईं और कला, साहित्य व वास्तुकला को अभूतपूर्व संरक्षण मिला। लेकिन हर साम्राज्य में दरारें होती हैं। दक्षिण में शिवाजी के नेतृत्व में मराठा विद्रोह, पंजाब में सिखों का सैन्यीकरण और राजपूतों का केंद्रीय सत्ता को चुनौती देना, ये सब मुगल नियंत्रण की कमजोरियां थीं। इसी बीच समुद्री मार्ग से पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी भारत पहुंचे। उन्होंने तटों पर अपनी फैक्ट्रियां, व्यापारिक चौकियां स्थापित कीं। शुरू में उनका ध्यान केवल व्यापार पर था, लेकिन उनकी तकनीकी और सैन्य श्रेष्ठता ने धीरे धीरे उनकी महत्वाकांक्षाओं को राजनीतिक रंग देना शुरू कर दिया। इनमें सबसे खतरनाक साबित हुई ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने खुद को व्यापारी से क्षेत्रीय शासक में बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी चौकियों को किलेबंद किया, स्थानीय शासकों से गठबंधन किए और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी निजी सेना की ताकत बढ़ाना शुरू कर दिया। मुगल भारत का सबसे धनी प्रांत था बंगाल, कपड़ा और व्यापार का केंद्र। दिल्ली की कमजोरी का फायदा उठाकर बंगाल के नवाबों ने अपनी स्वायत्तता बढ़ा ली थी। यूरोपीय कंपनियों की फैक्ट्रियां यहीं केंद्रित थीं। बंगाल वह पुरस्कार था जिसे हर कोई चाहता था। युवा सिराजुद्दौला के सामने गंभीर राजनीतिक चुनौतियां थीं। जब उसने ब्रिटिशों को उनके व्यापारिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की कोशिश की तो टकराव अनिवार्य हो गया। कलकत्ता की किलेबंदी और ब्लैक होल घटना, जहां अंग्रेजों को एक छोटी कोठरी में बंद कर दिया गया था, ने संबंधों में दरार को वापसी न होने वाले बिंदु तक पहुंचा दिया। इधर अंग्रेजों ने नवाब को भीतर से खोखला करने की चाल चली। जगत सेठ जैसे असंतुष्ट व्यापारियों और सत्ता के भूखे मीर जाफर ने क्लाइव के साथ गुप्त बातचीत की। विश्वासघात की शर्तें तय हुईं, जाफर को नवाब बनाया जाएगा और कंपनी को बंगाल के राजस्व पर नियंत्रण मिलेगा। प्लासी के मैदान पर नवाब की सेना संख्या में बहुत बड़ी थी, लेकिन कंपनी के पास बेहतर तकनीक और क्लाइव का धूर्त दिमाग था। फ्रांसीसी समर्थन नवाब के लिए एक जटिलता थी, पर क्लाइव के रणनीतिक दाव ने सब कुछ पलट दिया। 23 जून 1757 को युद्ध शुरू हुआ। शुरुआती तोपखाने के आदान प्रदान के बाद मॉनसून की बारिश ने एक बाधा डाली। यह वह नाजुक क्षण था जब मीर जाफर ने अपनी टुकड़ियां पीछे रखीं और नवाब की सेना से प्रमुख दलबदल हुए। सिराजुद्दौला की कमान ढह गई। युद्ध सिर्फ एक झांकी थी, फैसला तो पहले ही हो चुका था। मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया। कंपनी ने भारी वित्तीय हर्जाना लिया और बंगाल के राजस्व पर वास्तविक नियंत्रण हासिल कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ व्यापारी नहीं रही, वह शासक बन गई। आगे के विस्तार के लिए यह एक खतरनाक मिसाल थी। फ्रांसीसी प्रभाव को समाप्त किया गया और बाकी नवाबों को भी दबा दिया गया।
प्रशासनिक व्यवस्था विकसित की गई और भारत के आर्थिक शोषण की मशीनरी शुरू हुई। ब्रिटिश राज की नींव रखी जा रही थी। यह स्क्रिप्ट की रूपरेखा के पहले 2 अध्यायों को कवर करता है। बाकी अध्यायों देवता, प्रतिरोध और अधीनता और पुनर्जन्म और नीति को भी इसी तरह विस्तार दिया जा सकता है। प्लासी के बाद कंपनी ने अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। उनका पहला लक्ष्य था फ्रांसीसी प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त करना। वांडीवाश के युद्ध बैटल ऑफ वांडीवाश ने इस पर अंतिम मुहर लगा दी। इसके बाद बाकी बचे नवाबों और क्षेत्रीय शक्तियों को या तो सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस या जबरदस्ती से अपने अधीन कर लिया गया। कंपनी ने धीरे धीरे अपने प्रशासनिक तंत्र का विकास किया, जिसने राजस्व संग्रह को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन यह प्रशासन भारत के लिए नहीं था। यह एक भयानक आर्थिक शोषण की मशीनरी थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य इंग्लैंड के खजाने को भरना था। इसी नींव पर द राज की पूरी इमारत खड़ी की गई। भारत एक सोने की चिड़िया से सिर्फ एक उपनिवेश बन गया था। सत्ता बदली, लेकिन पूरी व्यवस्था तुरंत नहीं बदली। कंपनी ने शुरुआती दौर में मुगल प्रशासनिक ढांचों को अपनाया, खासकर राजस्व रेवेन्यू के मामलों में। लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा और कानूनी प्रणालियों में बदलाव लाना शुरू किया। भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान भी हो रहा था। एक नई एंग्लो इंडियन पहचान उभर रही थी, जो दोनों दुनियाओं के बीच फंसी हुई थी। इसी दौरान ईसाई मिशनरी गतिविधियों ने भी जोर पकड़ा, जिसने सामाजिक धार्मिक व्यवस्था को चुनौती दी। यह वह दौर था जब भारत की अर्थव्यवस्था को भयानक चोट लगी। भारतीय वस्त्र उद्योग का व्यावसायीकरण डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, जिससे लाखों कारीगर बेरोजगार हो गए। कंपनी द्वारा लागू किए गए भूराजस्व प्रणालियों जैसे स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट ने किसानों को गहन कर्ज और दरिद्रता में धकेल दिया। इस धन का हस्तांतरण लगातार भारत से ब्रिटेन की ओर होता रहा, जिसे दादा भाई नौरोजी जैसे नेताओं ने बाद में आर्थिक निकास का सिद्धांत इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी कहा। अकाल फैमिन्स पड़े, लेकिन कंपनी की नीतियां नहीं बदली। यहीं से राष्ट्रवादी आलोचना की नींव पड़ी। तनाव की यह इमारत 1857 में टूट गई। इसकी शुरुआत सैन्य विद्रोह मिलिट्री मूटीनी से हुई। नए कारतूसों में लगी चर्बी ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस एक तात्कालिक चिंगारी बनी, लेकिन यह चिंगारी तेजी से नागरिकों के विद्रोह में फैल गई। नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे नेताओं ने समन्वय की कोशिश की। यह सिर्फ सिपाही विद्रोह नहीं था, यह सामंती नेताओं और किसानों का साझा विरोध था। अंग्रेजों की क्रूर जवाबी कार्रवाई और अत्याचारों ने इस विद्रोह को कुचल दिया, लेकिन इसकी आग हमेशा के लिए बुझाई नहीं जा सकी। इस विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया, ने सीधे सत्ता अपने हाथ में ले ली। 1858 का भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पारित हुआ। रानी विक्टोरिया की घोषणा हुई, जिसने भारतीयों के प्रति बेहतर व्यवहार का वादा किया, जो अक्सर जमीनी स्तर पर टूटा। प्रशासन का पुनर्गठन हुआ और सेना को इस तरह से पुनर्गठित किया गया कि भारतीय और यूरोपीय सैनिकों के बीच हमेशा एक शक्ति संतुलन बना रहे। एक नई औपनिवेशिक विचारधारा ने जन्म लिया, जिसने भारतीयों को शासन के लिए अयोग्य बताकर अपने शासन को सही ठहराया। इन राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल के बीच भारतीय समाज स्वयं भी जाग रहा था। राजा राम मोहन राय जैसे दूरदर्शी लोगों ने सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। महिलाओं की शिक्षा और जाति सुधार के प्रयास शुरू हुए। धार्मिक पुनरुत्थानवाद भी देखा गया, जिसने औपनिवेशिक आलोचना के सामने भारतीय परंपराओं की ताकत को फिर से स्थापित किया। यह बौद्धिक जागरण उस राष्ट्रवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा था जो जल्द ही आकार लेने वाला था।
यह केवल राजा राम मोहन राय के अकेले प्रयास नहीं थे। यह एक बौद्धिक जागरण था जिसने पूरे समाज को हिला दिया। महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोगों ने पहल की। जातिगत भेदभाव को चुनौती देने वाले प्रयास हुए, जिन्होंने समाज के निचले तबकों में आत्मसम्मान की भावना जगाई। साथ ही धार्मिक पुनरुत्थान भी हो रहा था, जिसमें आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन जैसी संस्थाएं थीं, जो भारतीय आध्यात्मिकता की श्रेष्ठता को स्थापित कर रही थीं। यह आत्मपरीक्षण का दौर था जिसने राजनीतिक स्वतंत्रता की जमीन तैयार की। इन सामाजिक बौद्धिक बदलावों ने जल्द ही राजनीतिक रूप ले लिया। 1885 में भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण संस्था का जन्म हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। शुरुआत में यह संगठन उदारवादी चरण में था। इसके नेता जैसे दादाभाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा रखते थे और याचिका, प्रार्थना और विरोध, पेटिशन, प्रेयर, प्रोटेस्ट के माध्यम से संवैधानिक सुधारों की मांग करते थे। लेकिन ब्रिटिशों ने जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया तो पूरे देश में जबरदस्त आक्रोश फैला। इस विभाजन की प्रतिक्रिया ने कांग्रेस के भीतर ही गरम दल, चरमपंथी गुटों को जन्म दिया। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, लाल बालपाल जैसे नेताओं ने संवैधानिक तरीकों के बजाय सत्याग्रह और बहिष्कार के जरिए राजनीतिक लामबंदी शुरू की। 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे। वहां उन्होंने रंगभेद के खिलाफ लड़ते हुए सत्याग्रह यानी सत्य की शक्ति के साथ अहिंसक प्रतिरोध का अपना अनोखा दर्शन विकसित किया था। भारत आकर उन्होंने सबसे पहले चंपारण, किसानों के लिए और खेड़ा, राजस्व माफी के लिए में छोटे प्रयोग किए। इन सफलताओं ने उन्हें एक राष्ट्रव्यापी नेता के रूप में स्थापित किया। 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया। यह गांधी की जन लामबंदी की तकनीकों का पहला विशाल प्रदर्शन था। सरकारी संस्थानों, स्कूलों, अदालतों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को अभिजात वर्ग के कमरों से निकालकर आम जनता के दरवाजे तक पहुंचा दिया। 1930 में गांधीजी ने एक और महाकाव्यीय कदम उठाया, नमक सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह। नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार को तोड़ना स्वतंत्रता के लिए एक शक्तिशाली और नाटकीय प्रतीक बन गया। हजारों लोग गांधीजी के साथ दांडी मार्च में शामिल हुए। इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी अभूतपूर्व रूप से बढ़ी। आर्थिक बहिष्कार अत्यधिक प्रभावी साबित हुआ, जिसने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को हिला दिया। ब्रिटिशों ने कठोर दमनकारी उपाय अपनाए, लेकिन इस आंदोलन ने भारत के संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिलाया। जनांदोलनों के समानांतर एक क्रांतिकारी आंदोलन भी चल रहा था जो सशस्त्र संघर्ष में विश्वास रखता था। भगत सिंह का प्रभाव युवाओं के लिए एक प्रेरणा था। उनका नारा इंकलाब जिंदाबाद, इनक्वाइलाब जिंदाबाद क्रांति का पर्याय बन गया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भी संबंध बनाने की कोशिश की। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने इन आंदोलनों को क्रूरता से कुचल दिया, लेकिन उनके बलिदान ने जनांदोलन को पूरक शक्ति प्रदान की। वे देश को आजाद कराने के लिए अलग रास्ता अपना रहे थे, पर उनका लक्ष्य एक ही था। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो भारत को ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों की सहमति के युद्ध में धकेल दिया। लाखों भारतीय सैनिकों ने मित्र राष्ट्रों के लिए योगदान दिया, जिससे ब्रिटिशों की नैतिक स्थिति कमजोर हुई। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया। दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन करके आजादी के लिए एक वैकल्पिक सशस्त्र मार्ग चुना। युद्ध के समय के दमन ने ब्रिटिश सरकार की छवि को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। ब्रिटिश सेना और अर्थव्यवस्था युद्ध के कारण कमजोर हो चुकी थी और वे अब भारत पर शासन नहीं कर सकते थे।
1947 में स्वतंत्रता मिली, लेकिन एक भारी कीमत पर। माउंटबेटन योजना के तहत सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया तेज की गई। इसके साथ ही सांप्रदायिक हिंसा का एक भयानक दौर शुरू हो गया। पूरे देश में सामुदायिक दंगे भड़क उठे और बड़े पैमाने पर सामूहिक पलायन हुआ। लाखों लोग बेघर हुए और मारे गए। प्रशासनिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। आजादी का यह पल विभाजित उपमहाद्वीप की दर्दनाक विरासत छोड़ गया। यह एक ऐसा द्वंद्व था जहां खुशी और त्रासदी एक साथ मिली हुई थी। 1947 में सत्ता हस्तांतरण एक दौर बन गया। माउंटबेटन योजना ने विभाजन की प्रक्रिया को अकल्पनीय गति दी। इस जल्दबाजी का भयानक परिणाम सामने आया, सांप्रदायिक हिंसा का विस्फोट हुआ। रातों रात सदियों से साथ रह रहे पड़ोसी एक दूसरे के दुश्मन बन गए। पंजाब और बंगाल में बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। करोड़ों लोगों को अपने घर, जमीन और यादें छोड़कर जाना पड़ा। ट्रेनें लाशों से भरी हुई थीं। प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। इस दर्दनाक विभाजित उपमहाद्वीप की विरासत ने आजादी के जश्न को खूनी आंसुओं से भर दिया। लेकिन इस अराजकता के बीच ही एक नए राष्ट्र के पुनर्जन्म की कहानी शुरू हुई। विभाजन के दर्द के साथ भारत ने अपने भविष्य की नींव रखनी शुरू की। संविधान सभा में गहन बहसें हुईं। डॉक्टर B.R. अंबेडकर के नेतृत्व में भारत ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों को पूरी तरह अपनाया। हमने सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित किया, जिसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण शामिल था। देश की विशाल विविधता को देखते हुए एक संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर, डिजाइन किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपने संविधान को अपनाया और इस तरह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का जन्म हुआ। नवजात राष्ट्र के सामने चुनौतियां पहाड़ जैसी थीं। सबसे पहले शरणार्थियों के पुनर्वास का भारी काम था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृढ़ता ने रियासतों के एकीकरण को संभव बनाया, जिन्होंने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था। नेहरू के नेतृत्व में आर्थिक योजना, इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू की गई ताकि देश आत्मनिर्भर बन सके। भाषाई पुनर्गठन, लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन, एक संवेदनशील मुद्दा था जिसे शांतिपूर्ण ढंग से संभालना पड़ा। और सबसे महत्वपूर्ण, भारत ने खुद को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, सेक्युलर आइडेंटिटी के रूप में स्थापित किया। आजादी के शुरुआती दशकों में भारत को बार बार खाद्य सुरक्षा के संकट का सामना करना पड़ा। लेकिन 1960 के दशक के मध्य में हरित क्रांति ने देश को बदल दिया। HYV बीजों और उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी को अपनाया गया। इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाए और भारत ने खाद्य आत्मनिर्भरता का मील का पत्थर हासिल किया। हालांकि इसके पर्यावरणीय परिणाम भी सामने आए, पानी की कमी और रसायनों का अधिक उपयोग, लेकिन इसने करोड़ों लोगों को भुखमरी से बचाया। वैश्विक मंच पर नेहरू ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइंड मूवमेंट का नेतृत्व करके एक स्वतंत्र वैश्विक स्थिति अपनाई। चीन के साथ संघर्ष 1962 ने हमारी रक्षा तैयारियों पर गंभीर प्रभाव डाला। पाकिस्तान के साथ युद्धों का प्रबंधन भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा की प्रमुख चुनौती बना रहा। सोवियत संघ के साथ गठबंधन से हमें तकनीकी और सैन्य लाभ मिले। भारत ने शीत युद्ध के दौरान शांति और सहयोग की वकालत करते हुए अपनी वैश्विक स्थिति को सावधानीपूर्वक नेविगेट किया। 1991 में भारत को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो गया था। यह संकट आर्थिक उदारीकरण के लिए उत्प्रेरक बना। तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने बाजार सुधारों को लागू किया। लाइसेंस राज खत्म हुआ और औद्योगिक विकास में तेजी आई। मध्यम वर्ग का विस्तार हुआ
और भारत ने वैश्विक एकीकरण को अपनाया। यह बदलाव भारतीय अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदल गया। उदारीकरण की हवा ने एक और बड़ी लहर को जन्म दिया, सूचना प्रौद्योगिकी आईटी क्रांति। भारत की प्रतिभा, विशेषकर इंजीनियरिंग और गणित में, ने खुद को साबित किया। देखते ही देखते सॉफ्टवेयर सेवाओं का विस्फोट हुआ। बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहर सिलिकॉन वैली के वैश्विक केंद्र बन गए। इन्फोसिस, टीसीएस जैसी भारतीय कंपनियों ने वैश्विक ब्रांड के रूप में अपनी पहचान बनाई। इस सफलता में देश के शैक्षिक बुनियादी ढांचे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आईटी क्रांति ने न केवल भारत को आर्थिक शक्ति दी, बल्कि शहरों का अभूतपूर्व विकास किया और एक नई आर्थिक पहचान गढ़ी। भारत अब सिर्फ प्राचीन सभ्यता नहीं था, वह तकनीकी शक्ति भी था। आर्थिक प्रगति के बावजूद सामाजिक परिवर्तन की कहानी विरोधाभासों से भरी रही। एक तरफ जातिगत भेदभाव आज भी समाज में एक गहरी जड़ बनी हुई है। दूसरी तरफ महिला अधिकारों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, वे शिक्षा और कार्यबल में आगे बढ़ी हैं, लेकिन लैंगिक असमानता के अंतराल गैप्स आज भी मौजूद हैं। धार्मिक बहुलवाद, रिलीजियस प्लूरलिज्म हमारी पहचान है, लेकिन समय समय पर सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक ध्रुवीकरण की चुनौतियां भी सामने आती रहती हैं। शहरी ग्रामीण विभाजन बढ़ता गया। जहां शहरों ने विकास की गति पकड़ी, वहीं ग्रामीण भारत को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यह एक सतत संघर्ष है, परंपरा बनाम आधुनिकता का, जहां लोकतंत्र का संघर्ष न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक मोर्चे पर भी जारी है। राजनीतिक पटल पर भी बड़े बदलाव आए। एकल पार्टी प्रभुत्व का युग, विशेषकर कांग्रेस का, समाप्त हुआ। 1990 के दशक में गठबंधन की राजनीति, कोअलिशन पॉलिटिक्स का उदय हुआ। केंद्र में सरकारों को चलाने के लिए विभिन्न विचारधाराओं के दलों को एक साथ आना पड़ा। क्षेत्रीय दलों का उत्कर्ष हुआ, जिन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह बनाई और राज्यों की विशिष्ट पहचान को जोर दिया। इन परिवर्तनों से लोकतंत्र और गहरा हुआ, जिससे यह अधिक सहभागी और प्रतिनिधि बन गया। हालांकि शासन की चुनौतियां, जैसे भ्रष्टाचार, नौकरशाही की सुस्ती और नीतिगत पंगुता, हमेशा बनी रहीं। पिछले कुछ दशकों में भारत ने अपने बुनियादी ढांचे के पैमाने में भारी वृद्धि देखी है। परिवहन नेटवर्क का विस्तार हुआ है, राष्ट्रीय राजमार्गों और आधुनिक हवाई अड्डों का निर्माण किया गया। डिजिटल कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व छलांग लगाई गई, जिसने देश के दूरदराज के हिस्सों को भी जोड़ा। शहरी विकास की गति तेज हुई है, जहां मेट्रो रेल और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं पर जोर दिया गया। ऊर्जा सुरक्षा के प्रयास हुए, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाया गया। ये सभी प्रयास भारत के भौतिक परिवर्तन के दायरे को दर्शाते हैं। भारत ने अपनी सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर के माध्यम से दुनिया को प्रभावित करना जारी रखा। बॉलीवुड की वैश्विक पहुंच बढ़ी है, यह भारतीय कहानी कहने का एक शक्तिशाली माध्यम बन गया। योग ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति प्राप्त की और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान दिया। प्रवासी भारतीयों, डायस्पोरा, के बढ़ते प्रभाव ने दुनिया भर में भारतीय संस्कृति और व्यवसाय की शक्ति को बढ़ाया। भारतीय साहित्यकारों और कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। भारत अपनी प्राचीन जड़ों के साथ दुनिया के लिए एक जीवंत और प्रभावशाली सांस्कृतिक केंद्र बना रहा। भारत ने अपनी सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर के माध्यम से दुनिया को प्रभावित करना जारी रखा। योग और आयुर्वेद जैसे दार्शनिक निर्यात ने वैश्विक कल्याण और जीवन शैली में जगह बनाई। भारतीय दर्शन जैसे उपनिषदों का अद्वैतवाद और बौद्ध धर्म का ध्यान ने पश्चिमी अकादमिक और आध्यात्मिक सोच को प्रभावित किया। भारत एक प्राचीन सभ्यता के रूप में अपनी आध्यात्मिक पहचान को आधुनिक दुनिया में प्रासंगिकता प्रदान करता रहा। विकास की इस दौड़ की एक भारी कीमत चुकानी पड़ी, वह है पर्यावरण संकट।
भारत आज जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील देशों में से एक है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या और औद्योगीकरण के कारण जल संकट एक विकराल चुनौती बन गया है। नदियां, भूजल स्तर और जलाशय सूख रहे हैं। शहरों में प्रदूषण, वायु और जल दोनों जनस्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल रहा है। जलवायु परिवर्तन की मार अनियमित मानसून और अत्यधिक गर्मी के रूप में दिख रही है। सरकार और समाज दोनों को संरक्षण प्रयासों को तेज करना पड़ा है। वन्य जीवों के लिए अभयारण्य और गंगा जैसी नदियों के लिए पहलें। भारत के लिए सतत विकास केवल एक नारा नहीं, बल्कि अस्तित्व की अनिवार्यता है, ताकि विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बना रहे। 21वीं सदी में भारत एक बढ़ती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है। उसे महान शक्तियों जैसे अमेरिका, चीन और रूस के साथ संतुलन बनाकर चलना पड़ रहा है। भारत हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय नेतृत्व की आकांक्षा रखता है। इसके लिए सैन्य क्षमताओं को लगातार बढ़ाया जा रहा है, ताकि सीमावर्ती चुनौतियों का सामना किया जा सके। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का राजनयिक प्रभाव बढ़ रहा है। वह एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में देखा जाता है। यह उदय भारत से वैश्विक जिम्मेदारी की स्वीकृति की मांग करता है, चाहे वह जलवायु परिवर्तन हो, आतंकवाद हो या बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार। अपनी सभी सफलताओं के बावजूद भारत की क्रांति अधूरी है। गरीबी कम करना आज भी सबसे बड़ा काम है। शिक्षा के क्षेत्र में नामांकन तो बढ़ा है, लेकिन गुणवत्ता में अंतर, क्वालिटी गैप्स, एक गंभीर समस्या बनी हुई है। स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में गहरी असमानताएं हैं। ग्रामीण और गरीब आबादी आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करती है। रोजगार सृजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जरूरतों को पूरा करना हर सरकार के लिए एक कठिन चुनौती है, खासकर युवाओं के लिए। सबसे महत्वपूर्ण, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना, उनकी पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित करना एक सतत कार्य है। भारत का संघर्ष अब अपनी नींव को बचाने और अपने नागरिकों के लिए समानता लाने का है। यह भारत की सभ्यता है, एक सतत चलने वाला महाकाव्य। प्लासी की हार से लेकर चंद्रयान की जीत तक हजारों वर्षों की चुनौतियों के बीच इसने अपनी लचीलापन, रेजिलियंस दिखाई है। इसका लोकतांत्रिक प्रयोग, विविध आबादी को एक साथ रखने का प्रयास वैश्विक महत्व रखता है। भारत की कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, यह भविष्य की है। यह आपको इस कहानी में शामिल होने और इसके निर्माण में भागीदार बनने का आह्वान करती है। यह निरंतरता, यह गतिशीलता, यह विरोधाभास ही भारतीय सभ्यता की अमरता है। यह कथा कभी समाप्त नहीं होती।